नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। मौसम का मिजाज धीरे धीरे करवट बदल रहा है और यूपी की सियासत में भी एक बड़े उलटफेर की चर्चा है। समझिए ये बात हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल शिवपाल यादव और आजम खान की दिल्ली में यूपी भवन में मुलाकात हुई। मुलाकात होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी मुलाकात करता है एक दूसरे से, शिष्टाचार मुलाकात होती है, एक औपचारिक मुलाकात भी कही जा सकती है। लेकिन सवाल तब उठते हैं इस मुलाकात को लेकर के जब अपने ही उनकी अनदेखी कर रहे हैं, अपने ही किस तरीके से उनका साफ तौर पर अपमान कर रहे हैं, समझिए। लेकिन उसके बाद मुलाकात होती है और दूसरी तरफ जो अपने जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने ना जाने क्या कुछ कहा और उसका फिर रिएक्शन हुआ, एक तरफ क्रिया हुई, वो प्रतिक्रिया भी हुई, कंस तक की जिस तरीके से संज्ञा दे डाली, इस तरीके से इस स्तर पर अपनों में ही जो बयानबाजी हुई। लेकिन इस बीच अब सहानुभूति फैक्टर भी सामने आया। अब अखिलेश यादव ने किस तरीके से एक पत्र भी लिखा विधानसभा अध्यक्ष को और उस पत्र में साफ तौर पर इस चीज का जिक्र है, अपने चाचा शिवपाल यादव के लिए एक सहानुभूति भी दिखाई। कहा कि विधानसभा में अग्रिम पंक्ति में चाचा बैठे। तो अब पहले किस तरीके से बयानबाजी, दूसरी तरफ जो है अब सहानुभूति। तो शिवपाल का सपा से रिश्ते तोड़ने का एक तरफ कहां पे ऐलान हो रहा था, प्रयागराज में शिवपाल ने ऐलान भी किया था। तो सपा में चल क्या रहा है और बड़ी बात यह है कि दिल्ली में मुलाकात के क्या मायने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी बड़े दल से गठबंधन मंजूर है, शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा। तो आजम और शिवपाल यादव की मुलाकात के क्या मायने हैं और दिल्ली में मिले आजम खान और शिवपाल, तो दिल्ली में दोनों नेताओं से की करीब करीब 30 मिनट तक एक बातचीत हुई है। तो आगे किस तरीके के संकेत हैं, इस बातचीत को राजनीति के किस चश्मे से देखा जाए। और आजम के साथ मीटिंग में अब्दुल्ला भी थे, तो बेटे के साथ शिवपाल से मिले आजम खान और आजम शिवपाल की मीटिंग से हलचलें जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं तेज हो गई हैं और मीटिंग के बाद सपा खेमे में भी जो है वो हलचल तेज है। तो शिवपाल ने अपनी आगे की जो रणनीति है इस पर भी चर्चा की। और इस बीच इससे पहले लगातार यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के जरिए एक यात्रियों को एक मंच पर जो लाने की कोशिश शिवपाल यादव डीपी यादव के साथ पहले ही मिलकर के कर चुके हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव का एक सहानुभूति फैक्टर अपने आप में ये तमाम सारे सवाल खड़े कर रहा है। तो क्या चाचा ने बदला अब अपना रुख और भतीजे का भी बढ़ रहा है चाचा से प्रेम? तो ऐसे आज तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि अगली पंक्ति में बिठाने की सिफारिश की है अपने चाचा शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने। यहाँ और पहले भी मिल चुके हैं शिवपाल और आजम खान। इससे पहले भी आपको याद होगा जब चुनावी दरमियान थे, जब सीतापुर में मिलने गए और अपनी सहानुभूति दिखाई और बहुत सारा सामान लेकर भी गए थे आजम के लिए खाने पीने का। तो आजम भी अखिलेश से नाराज बताए जा रहे थे और एक तरफ आजम खान जो है वो अखिलेश यादव से नाराजगी को लेकर के जब उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब जेल से निकलने के बाद, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अपनों से ही कहीं ना कहीं जो थी वो उनकी जो नाराजगी थी, तो वो अपनों से जो दर्द मिला था वो साफ तौर पर सामने आया। तो फिलहाल सवाल तमाम सारे हैं, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि चाचा के लिए अखिलेश ने जो पत्र लिखा है ये सुर बदले से क्यों और चल क्या रहा है, और शिवपाल और आजम की मुलाकात किन किन मुद्दों को लेकर हुई और 2024 को लेकर के क्या कुछ रणनीति है। जल्दी से सबसे पहले आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ भारत समाचार के स्टूडियो में मनीष सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुष्यंत जादौन जी हैं, नेता बीजेपी। दुष्यंत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ सत्यजीत अतरवारा जी भी हैं, प्रसपा प्रवक्ता। सत्यजीत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सत्यजीत जी, मैं आपके पास आऊं। सबसे पहला सवाल मैं आज आपके ही पास से लेकर के आ रहा हूं। शिवपाल यादव की आजम खान से मुलाकात, आपको तो शायद पता हो, हम लोगों को तो कहा जा रहा है कि ये औपचारिक मुलाकात थी, ये शिष्टाचार मुलाकात थी। आप तो पार्टी के हैं, प्रवक्ता हैं, आपको तो शायद अंदर खाने से खबरें हो, इसीलिए मैंने ये आपसे सवाल किया। पहला देखिए आलोक जी, स्पष्ट कर दूं कि राजनीति में मेल मिलाप का कार्यक्रम चलता रहता है और अगर दो वरिष्ठ नेता आपस में मिलते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। शुभ संकेत क्यों माना जाता है? उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी के भले के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अगर दो वरिष्ठ नेता मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से
पद्धति मिलेगी और उत्तर प्रदेश का भला होगा, 24 करोड़ की आबादी का भला होगा। तो इसमें हमें नहीं लगता कि इसमें आपने कौन सी नई बात कह दी? ये तो हमने ही कहा था शुरुआत में अपने ओपनिंग इंट्रो में कि मुलाकात होती है, शिष्टाचार होती है, औपचारिक मुलाकात होती है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपने कहा विकास, तो विकास किसका? अपना, अपनी पार्टी का या जनता का? ये भी जरा बता ही दीजिए। देखिए, एक चीज और स्पष्ट कर दूं आलोक जी कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव वो नेता है जो आजम खान साहब से जेल में भी मिलते रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहली मुलाकात, और हर उस दुख दर्द तकलीफ में आजम खान साहब के साथ रहे जब उनको पीड़ित किया गया या पीड़ित हुई, जब तकलीफें थी, जब दुख था, जब दर्द था, तो उस समय भी आदरणीय शिवपाल सिंह एक ऐसे नेता थे उत्तर प्रदेश के जो सबसे पहले आजम खान साहब के सामने साथ खड़े होने के लिए तैयार थे। उस समय लोग नहीं गए थे, लोगों ने किनारा किया था। लेकिन देखिए, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव आज भी और तब भी, मैं कहता हूं कि आजम खान साहब पुरानी समाजवादी विचारधारा के लोग थे। तो उनसे अगर मुलाकात होती है और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात चलती है तो इसमें बुरा क्या है? जी, हमें नहीं लगता आलोक जी कि इसमें कोई बुरा है। और दूसरी तरफ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जहां तक दूसरों की बात है तो बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। चीजें अगर समय पर नहीं होती है और समयानुसार अगर कोई काम नहीं होता है, समयानुकूल कोई काम नहीं होता, तो हमें लगता है कि बेहतर परिणाम सामने नहीं आता। ये आप किसके लिए कह रहे हैं हुजूर आते आते बहुत देर कर दी? हम सिर्फ इस पर इतना ही कह सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए दो वरिष्ठ नेता, बड़े नेता आपस में मिल रहे हैं, हाँ, और किसी भी दल का कोई नुकसान हो या फायदा हो, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन 24 करोड़ की आबादी के भले के लिए, उसकी सोच के लिए, उससे हम इत्तेफाक रखते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए हो रहा है, उत्तर प्रदेश की अच्छाई के लिए हो रहा है। और मेरा अपना मानना है ये क्रम अभी और आगे बढ़ेगा, ये दौर अभी और आगे बढ़ेगा, अभी मुलाकातों का दौर और चलेगा जी। और 24 के चुनाव की तैयारी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने पूरी तरीके से कमर कस के कर दी। हमारा संगठन खड़ा हो गया है, 75 जिलों में हम संगठन जिला अध्यक्ष बना चुके हैं, प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले ही थी। हमने संघर्ष का बीड़ा उठा लिया है और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आलोक जी हम दृढ़ संकल्पित हैं। उसके लिए हम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का मनीष जी देखिए, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कहाँ अखिलेश यादव से किस तरीके से मनमुटाव था, अब ये क्या कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है क्या? ये कोई बहुत जल्दी कोई ब्रेकिंग न्यूज फिर से आने वाली है क्या? मनीष जी, अंदर खाने से चल क्या रहा है? आलोक जी, एक बहुत छोटा सा शेर है कि निकले हैं वो आलोक मेरी शख्सियत बिगाड़ने, जिनके खुद का किरदार मरम्मत मांग रहा है। हमारे नेता परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में नौजवानों की एक उम्मीद है, नौजवानों के भविष्य हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दृष्टिकोण से जब समझने की कोशिश करेंगे, देखने की जब कोशिश आप करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि श्री अखिलेश यादव जी पर उत्तर प्रदेश की महान जनता कितना भरोसा करती है और उनसे कितना जनता को उम्मीद रहता है। इसलिए कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी पॉजिटिव पॉलिटिक्स के एक उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति में पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। वह नकारात्मक कभी राजनीति नहीं करते हैं और ना ही तो नकारात्मक राजनीति के वो पक्षधर हैं। पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की जनता, देश के जो लीडर हैं, देश की जो राजनीतिक रूप से जो समझने वाले राजनीति को लोग हैं, तो श्री अखिलेश यादव जी को बहुत ही एक ऐसा मार्गदर्शक नेता समझते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी जब भी कोई जनता में निर्णय करते हैं, जनता के लिए करते हैं, या राजनीति में कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जिससे बहुत ही शुभ संकेत मिल सके भविष्य की राजनीति के लिए, इसके लिए श्री अखिलेश यादव जी का हमेशा से हर राजनीतिक दल के लोग बहुत स्वागत करते हैं और उनको बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही अच्छा नेता। लेकिन जिस व्यवहार की आप बात कर रहे हैं, जिस व्यवहारिकता की मनीष जी आपने बात की है, वो अपने चाचा के साथ फिर क्या हो जाता है? चुनाव के पहले किस तरीके से क्या हालात रहते हैं, क्या तस्वीर बनती है, और चुनाव के बाद क्या भेदभाव हो जाता है? इसीलिए तो सवाल उठता है, इसीलिए हम जैसे इस ऐसे मुद्दों को डिबेट करनी पड़ती है और आप जैसे लोगों को बुलाना पड़ता है चर्चा में। नहीं आलोक जी, आपके सवाल से हम सहमत हैं। हाँ। लेकिन आलोक जी, आपको भी और हमें और सभी लोगों को एक बात समझना पड़ेगा, और हम लोग भी, आदरणीय शिवपाल यादव जी
उत्तर प्रदेश की राजनीति के वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। विचारधाराएं परिस्थितियों बस लोग अपना बदलते रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का सवाल है, उन्होंने हमेशा से उस हर व्यक्ति का सम्मान किया है जिस व्यक्ति ने समाज को आगे बढ़ाने में अपना सहभागी भूमिका निभाया है और सहभागिता दिखाई है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो विधानसभा की प्रथम कुर्सी के लिए जो विधानसभा अध्यक्ष के पास पत्र लिखा गया है, उसके मजमून को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी हमेशा से सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं और वरिष्ठ नेताओं का तो चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, सबका बहुत आदर। जो आप मजमून की बात कर रहे हैं, अभी मैं देख रहा था जन्माष्टमी पे किस तरीके से यदुवंशियों को चिट्ठी लिखी शिवपाल यादव ने, उसमें उन्होंने तमाम सारी चीजों का जिक्र किया और बाप की गद्दी को लेकर के उदाहरण दिया। उन्होंने सीधे तौर पर नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने उदाहरण दिया और कंस तक का किस तरीके से संज्ञा दे डाली थी जन्माष्टमी के मौके पर। मैं इस मुद्दे पर आऊंगा, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। मैं एक बार जरा और भी मेहमानों के पास, दुष्यंत जादौन जी के पास आ रहा हूं। एक बार सर स्वागत करना चाहूंगा। और इस पूरे घटनाक्रम को कहीं नाराजगी, कहीं मनाने का क्रम, कहीं जो अपनों की टीस, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? राजनीति के किस चश्मे से देख रहे हैं? मनी मन खुश तो नहीं हो रहे हैं कहीं? नहीं, खुश होने की बात नहीं है आलोक जी, क्योंकि जैसा 2017 के बाद चुनाव हुए उसमें शिवपाल जी भी 17 में साथ थे, 19 में शायद अलग अलग हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी कुल मिला के ये है कि चाहे वो साथ रहें या अलग न रहें, हमारी भारतीय जनता पार्टी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम चुनाव जिस तरह से लड़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो हम जान के लड़ते हैं कि सारे लोग इकट्ठे होकर ही लड़ेंगे। और वैसे भी ये गठबंधन बार बार ये गठबंधन करते हैं, तोड़ते हैं। अखिलेश जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जिसके साथ गठबंधन किया उसके साथ उन्होंने तोड़ा और बड़ी उनकी अनुभव तो आप लोगों के पास भी है। लेकिन मेरा मुद्दा गठबंधन पे नहीं है कि कौन तोड़ता है, कौन रिश्ते बनाता है। अपनी बात रखिए जी दुष्यंत जी। नहीं, रिश्ते बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे मनीष जी ने कहा कि बहुत इज्जत करते हैं, तो सार्वजनिक रूप से लोगों ने मंच पे इज्जत करते हुए देखा है। लेकिन जिस तरह से मैं मानता हूं कि शिवपाल यादव जी ने इस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में बहुत समय दिया था और नीचे जमीन पर काम किया, उसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए, जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आने के बाद उन्हें मिला नहीं। और उसी के कारण शायद वो रुष्ट होकर वहाँ पार्टी छोड़ दी और अपनी पार्टी बना ली है। तो मेरा मानना ये है कि व्यक्ति को, अपने परिवार को, अपने संगठन को संगठित करके चलना चाहिए। यही आपकी लीडरशिप है। अगर आप में ये लीडरशिप नहीं है कि आप अपने परिवार को, अपने संगठन को, अपनी पार्टी को संभाल के नहीं रख सकते, तो आपकी लीडरशिप जीरो है। चाहे वो राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो या और कोई भी हो, जो अपने परिवार को, ये तो एक सुझाव था। लेकिन इसी का बीच में थोड़ा सा फायदा उठाते हुए आप लोगों ने कोशिश की थी क्या कुछ? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहा था क्योंकि शिवपाल यादव की अपनों से बेरुखी और बीजेपी से नजदीकियां, कई बार उन्होंने काम को लेकर भी साफ तौर पर प्रशंसा की, सराहना की और मिलने मिलाने का क्रम भी रहा। इसलिए सवाल उठ रहा था बीच में कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा नो वैकेंसी। नहीं, शिवपाल यादव जी अच्छे कामों की अगर प्रशंसा करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इस पर मोहर लगाई है। योगी जी के अच्छे कामों के लिए ही दोबारा सरकार बना के दी है, तो ऐसा नहीं है कि अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब समाजवादी पार्टी और प्रसपा का अपना इंटरनल मामला है, वो उनमें दोनों में क्या द्वंद चलता है, कौन साथ रहता है कौन नहीं रहता, ये उनका अपना विषय है। लेकिन हम अच्छे काम करते आए, इसलिए जनता ने हमें दोबारा चुना। जी चलिए, मैं एक बार आऊंगा, मनीष जी से टिप्पणी लूंगा, लेकिन मैं इसके साथ एक कांग्रेस के भी नेता जुड़ गए हैं। आसिफ रिजवी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। आसिफ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो ये पार्टी का अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जब चीजें पब्लिक फोरम में आ जाती हैं तब चर्चा करना कहीं ना कहीं जरूरी भी बन जाता है और वही शायद जनहित में है। लेकिन बड़ी बात यह कि शिवपाल यादव को लेकर के देखिए, अपनों से नाराजगी, बीजेपी में पहले जाने का किस तरीके से था, हाँ ना, इस बीच में अभी भी स्थितियां जो हैं वो कुछ साफ नहीं है स्थिति, या यूं कहे कि पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। कांग्रेस के साथ भी क्या कुछ ऐसी कुछ खबरें आ सकती हैं क्या, या टाई अप कुछ हो सकता है ऐसा क्या? देखिए, आजम खान साहब, आदरणीय शिवपाल यादव जी, अगर वो बीजेपी में भी चले जाएंगे तो भी मैं ये कहूँगा कि उन लोग की विचारधारा हमेशा सेकुलर रही है और वो मानववादी सोच के खिलाफ हमेशा लड़े हैं, तो हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं वो सब खराब हैं।
नीतियां हो सकती हैं, अलग अलग नीतियां, विचारों का भेद है हमारे और उनमें बीच में, लेकिन काम आदमी अपने हिसाब से ही करता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि जो नेता अपने परिवार को जोड़ के नहीं चल सकता, गंभीर विषय हुआ है। अब मैं उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, और मैं इनसे कहूँगा कि ये सलाह अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी दे देते तो अच्छा रहता है। खैर वो बात अलग है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो परिवार से और इन सब चीज़ों से बड़े ऊपर होते हैं, और मैं उनके इस बात का सम्मान भी करता हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है, और कांग्रेस पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो समाज को जोड़ने की बात करता है। जी। हम भारत को जोड़ने के लिए पूरी पदयात्रा कर रहे हैं। ये देश की जनता को हिंदू, मुसलमान, दलित, पंडित, ओबीसी बना के लड़ाते रहें, और हम देश के प्रत्येक व्यक्ति को हिंदुस्तानी बना के गले लगा के साथ चलने की विचारधारा देंगे। और इस देश का अंतिम व्यक्ति पे भी अगर कोई समस्या आएगी तो पूरा देश एक साथ मिलकर खड़ा होगा और उसकी लड़ाई लड़ेगा। उस भारत की कल्पना करके आदरणीय राहुल गांधी जी जो हैं वो देश के भ्रमण पे निकल गए हैं, और एक नया युग आने वाला है। जी दुष्यंत जी, देखिए आप देखिए, मैंने जब सवाल पूछा तो मुझे यही जवाब मिला, भाई कांग्रेस तो भारत जोड़ो की यात्रा कर रही है किस तरीके से, लेकिन अब उल्टा आरोप आप ही लोगों पर लग रहा है। जी देखिए, कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, कल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर से एक ट्वीट हुआ जिसमें वो संघ की जो नेकर है उसमें आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि केरल में कई सालों से संघ के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, और इस समय भारत जोड़ो यात्रा भी केरल में चल रही है। तो इनका उद्देश्य वहाँ कार्यकर्ताओं को उकसाना है, आग लगानी है। और पिछले कई बयानों को आप देखिए तो राहुल गांधी हर बयान में यही कहते हैं, चाहे किसान आंदोलन में आग लगा दी जाएगी और किसी और विषय पे भी हम लोग पटेल जी की विचारधारा में बिलीव करते हैं, जिससे अराजकता का माहौल और बांटने की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी अगर बांटने की बात भी करते हैं, आप देखिए कल किस तरह से एक पादरी ने वहाँ पर हिंदू धर्म के खिलाफ बोला है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग, क्योंकि अब ये बांटने की बात है ना। हमने तो कभी बांटने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई सार्वजनिक हम करते हो या बताइए, लेकिन ये लोग सार्वजनिक रूप से भी यह दिखाने का चेष्टा करते हैं कि हम आपके नज़दीक हैं। तो ये हमेशा बांटने की राजनीति करते हैं और आरोप सब भारतीय जनता पार्टी पर लगा देते हैं। तो भारत जोड़ने की नहीं, भारत जोड़ने की बात करते हैं। क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी जी? हम तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को साथ चलने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष और अभी आपने कहा परिवार की बात, हमने तो परिवार की बात करी नहीं। अब हमने नाम बताया कि आपके कौन से नेता परिवार को लेकर नहीं चलना है, तो हम परिवार की बात कर रहे हैं ना। परिवार राहुल गांधी जी को परिवार को लेकर चलना चाहिए। हमने कहाँ मना किया भैया? अब हमने पलट के कहा तो आप नाराज हो रहे हो भाई। परिवार संगठन पटेल जी कर रहा हूं मैं। पटेल जी को मोदी जी ने कहा सही थे, इतनी बड़ी मूर्ति लगाई, उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, कहा ये तोड़ने की राजनीति करती है। ये तो आप मानते हो ना कि भाई पटेल जी जो थे वो बिल्कुल सही थे, मोदी जी ने उनकी प्रतिबंध हटा भी तो लिया। कांग्रेस पार्टी के नेता थे, गलतफहमी हुई, वो प्रतिबंध लगाया और उसके बाद हटा लिया। आज देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, तो आप पटेल जी ने संगठन लगाया तो वो हटाया भी तो उन्हीं ने था। बाद में तारीफ भी की, अम्बेडकर ने तारीफ करी, प्रणब मुखर्जी ने तारीफ करी, किसने तारीफ नहीं करी? चलिए, लेकिन आसिफ जी बड़ा सवाल ये है कि जब आप जोड़ने की बात कर रहे हैं और आप ये बात कर रहे हैं, देखिए भारत जोड़ो यात्रा का किस तरीके से जोड़ने का संदेशा दे रहा है, लेकिन सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं कि जब अल्पसंख्यक आयोग को लेकर के बात करें, दलित आयोग को लेकर, भाई सब एक ही सी सारी चीजें होनी चाहिए, क्यों अलग अलग बांटा गया? शुरुआत तो कब हुई, किसने की, नींव किसने रखी? देखिए, आयोग बनने का मतलब कांग्रेस ये ने नहीं है। सुनेंगे जरा आसिफ जी से, बहुत जिम्मेदारी से सवाल। हाँ अरे सुन ले भाई, सवाल सुन लिए। ठीक है। हाँ आसिफ जी अपनी बात रखिए। हाँ आयोग बनाने से रिजर्वेशन देने का ये मतलब नहीं है कि हम इससे समाज को बांट रहे हैं। आयोग इसलिए बनाया जाता है, रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है कि जो समाज का वो तबका जो कमजोर है उसको हम बराबर से लेकर आए। और उसमें कांग्रेस पार्टी में जितने लोग थे सवर्ण समाज के, वो खुद आगे आए, उन्होंने खुद कहा कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये आयोग बनने चाहिए। ये तो अच्छी बात है। मैं सैयद हूँ, लेकिन अगर कोई ओबीसी हमारे समाज का है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो मैं पीछे हट के उसको आगे करूंगा। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और कांग्रेसी इस विचारधारा पे भरोसा करते हैं। आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस पे भरोसा करते थे।
जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं वो इस पर भरोसा करते हैं। नहीं कि तो अगर क्या मेरा बराबरी पॉलिसी का कमजोर दर्जा है, मिल गया तो मैं क्या? उसको अपने ये से पहले आगे रखूंगा। ये बताइए बराबरी का दर्जा मिल गया जिन उद्देश्यों को लेकर के किया गया था गठन? अब देखिए, हमारी सवाल होता है नियत पर। हमारी नियत सही थी, हम उस पर कार्य कर रहे हैं, हम फिर उस पर कार्य कर रहे जी। हैं। जो उसका विरोध कर रहे हैं, इनको समस्या है रिजर्वेशन से लेके हर चीज से, ये इनकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ा है जी। नहीं, समस्या किसको है, आयोग समस्या बनने किसको चाहिए। नहीं हम है, चाहते क्योंकि हैं वो आयोग तो सबका साथ, सबका विकास और अरे सबका भाई, विश्वास आरएसएस की के बात लोगों कर ने रहे हैं और सबको बिहार साथ में- लेकर के चल रहे हैं बिहार और में जनता का खुलेआम बोला समर्थन भी इन्होंने। उनके साथ है और ये चुनावी नतीजों ने बता बिहार दिया। में चलिए, खुलेआम लेकिन कुल बोला। मिलाकर चुनाव के जीतने का हम आज मतलब अपने ये नहीं मुद्दे है को कि लेकर आप के जनता आते हैं समर्थन कि है। समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है। बिहार में मनीष जी, आरएसएस आपके के पास आ प्रमुख ने रहा बोला हूं। रिजर्वेशन अभी खत्म होना बिहार की चाहिए। राजनीति नहीं, जरा हम लोगों के हितों की भी बात कर लें और 2024 को लेकर के बात कर लें। राजनीतिक दलों की क्या कुछ तैयारियां हैं और मुलाकातों को किस तरीके से हलचल सब तेज हो रही है। आप लोगों को भी बड़े सारे सुझाव मिले मनीष जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जादौन जी अभी बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन मतभेद पर दे रहे थे और पार्टी के अंदर बगावत और पार्टी के अंदर जो मुखालफत है उसकी बहुत लंबी चर्चा इन्होंने जादौन जी ने किया। लेकिन जादौन जी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत की जो परिपाटी है वो बहुत पुरानी है और बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है। जादौन जी, आपके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी, 2002 का उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, आप पता कर लीजिएगा और अगर नहीं पता कर पाइएगा तो हमसे डेटा ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा। पूर्वी यूपी के तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने 2002 में हिंदुआ वाहिनी के पदाधिकारियों को इलेक्शन लड़वाया था और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, उनके खिलाफ योगी ने प्रचार किया था 2002 में। 2007 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब योगी आदित्यनाथ ने देश के भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने उम्मीदवार हिंदुआ वाहिनी के खड़े किए और योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ाया था। 2012 में जब हमारे नेता परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, उस चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने लगातार तीसरे चुनाव में, उत्तर प्रदेश के लगातार तीसरे विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया और पूर्वी यूपी से मध्य यूपी तक हिंदुआ वाहिनी के पदाधिकारियों को चुनाव लड़ाया था और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दिया था। मैं पूछना चाहता हूं जादौन जी कि जिस पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को सांसद बनाया, क्या योगी आदित्यनाथ ने 3 विधानसभा के चुनाव में लगातार 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत किया और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावत किया, अब उसका इनाम क्या दिया आपने? उसका क्या इनाम दिया? एक सांप्रदायिक नेता को जो अनर्गल बयानबाजी के लिए जाना जाता हो, उत्तर प्रदेश की महान जनता के सर पे बैठा दिया आपने। क्या उनको लोकतांत्रिक नेता कह सकते हैं आप? जिसने अपने पार्टी की मर्यादा को तार तार किया हो, जिसने अपनी पार्टी के मर्यादा की इज्जत न रखी हो, जिसने अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ असभ्य भाषा का प्रयोग किया हो, उत्तर प्रदेश की महान जनता के खिलाफ जिसने बोला हो, उसको आप। लेकिन मनीष जी, इस सवाल का जवाब दुष्यंत जी दे, उससे पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा जो आपने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए। सवाल यह है कि आपने कितने सवाल उठा दिए, लेकिन ये जनता का फैसला है और जब जब समाज में कुरीतियां पनपती है तब तक एक संत को आगे आना पड़ता है। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। जी जी, ठीक है, संत पे सवाल उठाना बहुत आसान है। जी हाँ, अगर इतनी कुवत थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो 2017 में योगी को कैंडिडेट आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं, आप ये जनता के मैंडेट पर आप अरे जनता का मैंडेट योगी को नहीं मिला था। आलोक जी, जनता का मैंडेट योगी को नहीं मिला था। जनता का मैंडेट योगी को नहीं मिला था। 2017 में क्यों नहीं कैंडिडेट बना दिया मुख्यमंत्री का योगी को? भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में क्यों नहीं योगी कैंडिडेट बना दिया? और सुन लीजिए, विपक्ष को इस तरह बात नहीं जनता करनी। का समर्थन नेताजी को मिला था। 2012 की बात करें तो इससे पहले जी 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 ऐसा नहीं है। जो आप फैक्ट पे बात करिए, मैं तो डिफेंड कर, मैं तो जनता के साथ बात कर रहा हूँ। मैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर डिफेंड मत करिए। जी जी, इसमें प्रवक्ता की कोई बात ही नहीं है। आप सही बात करिए, फैक्ट्स पे बात करिए। जनता जनार्दन होती है। मैं कहा कह रहा हूँ कि जनता जनार्दन होती है। आप तो ये जनता जिसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में हूं, मुझसे ले लें उसको आप कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता विपक्ष में पार्टी हूं। के कैंडिडेट जी 2017 में कैंडिडेट थे योगी आदित्यनाथ। आप बताइए ना मुझे। लेकिन मैं अभी हाल के चुनाव को लेकर के बात कर रहा हूँ। अरे 22 में तो थे, 22 में तो थे। अरे सुन लीजिए, 22 में थे। ठीक है जादव जी, अब सवाल अरे 5 साल सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम होने के बाद 22 में चेहरा योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री बने। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, जनता ने उन्हें अरे मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे जादव सुनिए तो आप, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके बहुत अच्छे चेहरा थे
योगी आदित्यनाथ जी 40 हेलीकॉप्टर दिल्ली से आए थे, 13 चार्टर्ड प्लेन लेकर के आप आए थे। और सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की महान जनता के हम प्रति कृतज्ञ हैं कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को 36% वोट दिया। और दो सुन लीजिए आलोक जी, अब आप क्यों जादौन जी के सवाल पूछे तो मैं उनका जवाब करूंगा। मैं तो जब गलत ट्रैक पर जा रही है डिबेट तब मुझे इंटरफेयर करना ही है। जनता ने तो इसीलिए फिर मतलब 2012 से 17 तक अखिलेश यादव जी ने इतने बुरे काम किए मनीष जी अपनी बात रखिए। चलिए हाँ ठीक है, सब उत्तर प्रदेश की महान जनता के प्रति हम कृतज्ञ हैं। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को 36% से ऊपर वोट दिया, 2,96,00,000 से ऊपर वोट मिले। और आलोक जी, मैं एक बात जादौन जी को बता दूं, छल कपट अगर धूर्तता नहीं की गई होती, दिल्ली से करके लखनऊ तक षड्यंत्र नहीं किए गए होते, तो आज उत्तर प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनको श्री अखिलेश यादव जी पेंशन दे चुके होते। और सिर्फ इनसे हम पीछे रह गए, इनकी धूर्तता की वजह से, इनके मक्कारीपना की वजह से 5 लाख वोटों से हम पीछे रह गए, नहीं तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार में हम जी गलत आंकड़े मत दीजिए। 5 लाख से पीछे नहीं रह गए, लेकिन 5 लाख से पीछे नहीं रह गए, गलत आंकड़े मत दीजिए। सवाल उठाए गए, ठीक है, मैं चाहूंगा अच्छा दुष्यंत जी अपनी बात रखिए, क्योंकि सवाल उठाए गए, इसमें जवाब लेना भी वाजिब है। जी देखिए 2012 में जब शिवपाल जी और नेताजी दोनों साथ साथ चुनाव लड़ाए थे, तब सरकार बनी थी। उसके बाद स्थितियां देखिए, 2017 में जब चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी ने प्रदेश की सरकार इस तरह से चलाई, इतने अपराध और भ्रष्टाचार किए कि 225 सीटें आने के बाद ये 47 सीटों पर सिमट गए। जब 2017 में चुनाव हुआ, ये कह रहे हैं कि 2017 में योगी आदित्यनाथ जी को चेहरा नहीं बनाया। भाई 2022 में चेहरा बनाया। 5 साल सरकार योगी जी ने खुद अपने चेहरे पर चलाई। उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद स्पष्ट बहुमत से सरकार 2022 में उन्होंने अपने चेहरे पर बना के तो जरा कौन बड़ा हुआ? सुनिए ना, इसलिए जादौन जी सुनिए ना, पे आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। जादौन जी सुनिए ना, मेरा ज्ञान थोड़ा सा कमजोर है। जादौन जी, मेरा ज्ञान थोड़ा सा बाकी फितरत है। इसी तरह के आप अनर्गल, अरे जादौन जी, मेरा ज्ञान थोड़ा सा कमजोर है। हम कितने वोटों से पीछे रह गए, जरा हमें बता दीजिए। आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। मैं बता रहा हूँ 75 लाख तो आप 5 लाख वोटों से कब रह गए? 75 लाख। अच्छा, आलोक जी अखंडिक बात करेंगे। इनको वोट कितना मिला था बता दें। 2,95,00,000 वोट मिला था इनको, और भारतीय जनता पार्टी को 3,80,00,000 वोट मिला था। ये 75 लाख। चलिए देखिए सत्यजीत जी कितने डेटा लेकर के बैठे। मैं जरा सबकी इस बीच सत्यजीत जी के पास भाजपा का डेटा है। अब आप सब पे सवाल उठा दीजिए, आप एंकर पे सवाल उठा दीजिए, आप प्रवक्ता पे सवाल उठा दीजिए। सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन तथ्यों के जवाब देना उतना ही टिपिकल है, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। आसिफ रिजवी जी, जरा मैं चाहूंगा आपकी भी टिप्पणी। आप बहुत देर से शांत बैठे, मुझे लग रहा है आपके मन में कुछ चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो इस बात को बहुत तवज्जो दे रहे हैं कि हम सत्ता में आ गए, हम चुनाव जीत गए। चुनाव जीतना और सत्ता में आना ये कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि ये है कि चुनाव जीतने बाद आपके राज्य में अंतिम व्यक्ति को भी आपकी जरूरत हो, आपकी मदद चाहिए तो आप उसकी मदद करें। हाथरस की घटना अपने आप में शर्मिंदा करने वाली घटना थी। 10 किसानों को कुचल के मारने वाली घटना, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री का ये बयान देना कि साहब हम अगर मेरा बेटे की मौके से फोटो आएगी तो मैं रिजाइन कर दूंगा, और आज तक उसका मंत्री रहना, ये शर्म की बात है। आप बताइए, देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा 10 किसानों की कुचल के हत्या कर देता है और वो कहता है कि हम रिजाइन कर देंगे अगर मेरे बेटे की वो हो, और वही सारी वीडियो आती हैं, वो मुलजिम होता है, वो कोर्ट में पेश होता है, धोखे से उसकी बेल कराई जाती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसकी बेल को कैंसिल करता है, और आज जो गृह राज्य मंत्री है। तो चुनाव जीतना इस बात की ये सवाल है जो वाकई में कहीं ना कहीं उठते हैं, जिनका जवाब मांगा जाता है पब्लिक फोरम से। चलिए मैं एक बार सत्यजीत अतवारा जी के पास आ रहा हूं। सत्यजीत जी, देखिए आंकड़ों को लेकर के सरकार बनने के पहले के सवाल था, लेकिन अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं आज जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहा हूं, सबसे अहम सवाल का जवाब शिवपाल यादव एक संगठन के बड़े नेता, एक बड़े उनके पास अनुभव है। 2012 में किस तरीके से जो पार्टी के लिए एक पार्टी को तैयार करे, पार्टी लेकिन उनका लाभ नहीं ले पाई, लेकिन अनदेखी की गई। अब मेरा सवाल सुनिएगा, शिवपाल यादव को
अगर उनका मान सम्मान स्वाभिमान, सुनिएगा सवाल, मान सम्मान स्वाभिमान अगर वापस दे दिया जाए तब सारी स्थितियां क्या सामान्य हो जाएंगी? इतना ही तो चाहिए शिवपाल यादव को, क्यों? आलोक जी, एक बात मैं रखूंगा, उसको गौर से आप थोड़ा सुनिएगा। दिलों में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं और राजनीति में अक्सर लोग यही व्यापार करते हैं। अगर ऐसा है तो नहीं ठीक है। और फिर मैं कहूंगा, देखिए, बगैर सिर पैर की बात करने में भी मजा नहीं आता है। मेरा अपना मानना है, बिना सबूत के हर दौर अफवाहों का दौर होता है। तो इस तरीके की अफवाहें और इस तरीके की बातें कि सब सम्मान दे दिया जाएगा, सारा सम्मान आपके पास रहेगा, आखिर हम एक ही सीट पे तो लड़े थे, वो भी सिंबल तो समाजवादी पार्टी का था। तो ऐसा क्यों प्रश्न चिन्ह लगता है ना। जब दिल के किसी हिस्से में अगर दर्द ज्यादा हो जाए तो इलाज जो है थोड़ा सा दिक्कत होती है, आलोक जी जो। और रही बात ये, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव तो सरल हृदय के नेता है और इतने सरल हैं कि सरलता में ही बेचारे जो है कहना नहीं चाहिए, बेचारे शब्द उनके लिए नहीं प्रयोग करना चाहिए, इसलिए योद्धा है, बड़े योद्धा हैं। हमने ये आपसे सवाल किया, इतने सरल हैं, सहृदय हैं, तो अपनी उदारवादिता भी दिखा सकते हैं क्या? जी देखिए, उदारवादिता कि शिवपाल जी एक ऐसे नेता है आलोक जी कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। शिवपाल सिंह यादव वो शख्सियत है जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जी, तो चलिए अब आगे का रास्ता देखते हैं। 2024 का राज शिवपाल यादव के लिए कितना आसान होगा, और सबसे बड़ी बात है जो अपना यदुवंशी जो पुनर्जागरण संगठन बनाया है वो कितना सक्रिय है। 2024 के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेंगे। मेहमान बने हुए कुरुक्षेत्र जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।